हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीपी के 4-5 जो है टॉपिक को, उसको एक साथ इसका ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 130 प्लस ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये आपका जो टॉपिक है, एक है फर्स्ट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, दूसरा है आपका विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालक, और तीसरा है पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, और चौथा है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इन सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव जो है टोटल एक साथ ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये चारों टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को अगर आप अच्छे से देख करके समझ लेते हैं तो आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम में 5 से 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से लगभग हर एक टीचिंग एग्जाम में या फिर सेंट्रल टीईटी हो या फिर किसी भी स्टेट टीईटी हो, उन सभी में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। और आज जो है हम लोग पूरे 130 प्लस ऑब्जेक्टिव को इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमने अभी बताया है उन सभी के ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है उन सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। और इससे पहले का वीडियो भी हमने डाला है, वो हो गया आगमन विधि, निगमन विधि क्या है, ठीक है। उन सभी वीडियो को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस किए हैं बहुत सारे चैप्टर को, तो वो आप देख लें। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 5 से 6 नंबर आपका यहाँ से आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ का कठिनाई का अनुभव करेगा? तो ये हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन, ठीक है। स्वतंत्र अध्ययन करने में बच्चों को कठिनाई होगी जो असंगठित घर से आने वाले बालक होंगे, ठीक है। उसके टीचर की आवश्यकता होगी, क्या करना है, किस तरह से करना है, टीचर उसे अच्छे से समझाएंगे तो वे कर सकता है। स्वतंत्र अध्ययन में उसे कठिनाई होगी, ठीक है। तो एक का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हो तो कैसे आप सिखाएंगे? ठीक है, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे या फिर आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वो कौन से बाहक कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति और प्रशिक्षण। जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकेंगे वो हो गया संस्कृति, की वो कौन से माहौल में है और उसे किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है, वो बच्चों के अंदर जो होगा वो रुचि लेने से क्लास के अंदर रोक सकता है, ठीक है। ये जो हो गया भावना और मनोभाव, वे बाह्य कारक नहीं है, अंदरूनी कारक है, ठीक है। लक्ष्य और प्रयोजन ये भी अंदरूनी है, बालक का दृष्टिकोण ये भी अंदरूनी है। एक संस्कृति और प्रशिक्षण है जो कि बाह्य कारक है बच्चों के रुचि लेने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हो, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हो, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हो। तो ये डी हो जाएगा, ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो उससे न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा के नीचे आते हैं, उसे कमजोर वर्ग के बालक के अंतर्गत रखा गया है। तो 4 का आंसर हो गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सीटेट 2011 में पूछा गया है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, जो निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, जो के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध
कराई जानी चाहिए। तो ये आपका 5 का सी नंबर हो जाएगा। दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो उसे सुनने वाला सीडी की सहायता से उसे शिक्षा दी जानी चाहिए और उसे सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 5 का सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, ठीक है, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए, माफ़ करना उचित है, या फिर उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये न्यून दृष्टि वाले बालक है, मतलब कम दिखता है, तो उसे ऑडियो सीडी की सहायता से पढ़ाना चाहिए और उसे कक्षा में सामान्य रूप से ही बर्ताव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो ये बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो मानसिक मंदता की विशेषता ही है, ठीक है। सामान्य जो होगा उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा, तो वो 90 से 110 के बीच में होगा। बी नंबर है, धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, या फिर वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या फिर अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना, ठीक है। तो जो मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता कौन सा नहीं है, तो अंतर्व्यक्तित्व संबंध में का कमजोर होना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानसिक मंदता से जूझ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, किस चीज़ का प्रावधान किया जा सकता है? तो ये आपका समावेशी शिक्षा, जो कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा द्वारा उसे शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसे स्पेशल स्कूल में भेजा जाना चाहिए, उसे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षा द्वारा उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये सृजनात्मकता विचार ये प्रतिभाशाली की संकेत है, दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में निविनता ये भी है, जिज्ञासा भी है, सिर्फ ये नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसी? तो ये अन्य सामान्य बालकों के साथ ही कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई बच्चे विकलांग हैं तो उसे अलग स्कूल में भेजा जाना चाहिए, ठीक है, या कोई दृष्टिबाधित है तो उसे अलग स्कूल में भेजा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे हीनता की भाव पैदा नहीं हो और वो सबके साथ मिल करके पढ़ाई को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या फिर वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। तो ये सी हो जाएगा कि बच्चा जैसे प्रगति करेगा उसे उसी तरह ही आप मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये बच्चे के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमी एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है कौन से बालक की विशेषता है? तो यह सृजनशील बालक, ठीक है, क्रिएटिव बालकों की विशेषता है, क्योंकि अर्थ को जानने की योग्यता है, उसमें वातावरण के दोष, कमी एवं रिक्तियाँ के प्रति सजगता, वो सृजनशील बालक की पहचान है, विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है विशेष शिक्षा? तो ये विशेष शिक्षा है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम ये विशेष शिक्षा है। अगर कोई बच्चा कमजोर है किसी भी फील्ड में तो उसे विशेष शिक्षा द्वारा उसे सामान्य बालक तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये बी नंबर हो गया, 14 का बी नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। 15 है, RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो ये सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 45 घंटा। ठीक है, एक हफ्ते में टीचर को 45 घंटा का योजना बनाकर कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो हुआ है वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है,
और क्योंकि बच्चों की नियमित उपस्थिति और ये निःशक्त बच्चे, ये 14 से 18 वर्ष के आयु के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वो कौन से रोग से पीड़ित है? तो ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि पढ़ने से अगर संबंधित कोई पीड़ित है तो वो उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें तो आसानी से ऑप्शन को आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ मलेरिया, तो अगर बच्चा को पढ़ने में दिक्कत है तो मलेरिया नहीं होगा, फैलेरिया भी नहीं होगा, ना ही टाइफाइड होगा, ये सब रोगों का नाम है, तो ये डिसलेक्सिया आप आसानी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। जो निःशक्त बच्चे उसके शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो उसके शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके लिए विशेष शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उसे सामान्य बालक के बीच रख कर ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच हो, यानी कि अगर सामान्य बच्चा रहेगा तो वो उसका हो जाएगा 90 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20 में है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? तो ये भी एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों सेम है, इसमें भी पढ़ने की अक्षमता होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे एलेक्सिया कहा जाता है। अगर एलेक्सिया और डिसलेक्सिया पूछा जाए तो आप पढ़ने की अक्षमता के बारे में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ठीक है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो ये प्रतिभाशाली बालक आएंगे साइजोइड वर्ग में, जो बिहार टीटी 2011 में पूछा हुआ है, ये भी बिहार टीटी 2011 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिहार टीटी 2011 में पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सीरीज चल रहा है, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस भी कर रहे हैं, तो अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ठीक है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक, या फिर प्रतिभाशाली बालक, या मंद बुद्धि का बालक, या फिर ये सभी। तो ये सभी आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि विशिष्ट बालक है तो वो सबसे ज़्यादा तेज ही होगा, वो सबसे ज़्यादा मंद बुद्धि भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली भी हो सकता है। ठीक है, तो वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो अपराधी होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो वो जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी जो होता है वो जो असामाजिक कार्य करता है, जो समाज के खिलाफ होता है। ठीक है, जो किसी भी नियम कानून के खिलाफ होता है, वो बच्चा अपराधी बालक होता है, जो कि बिहार टीटी 2011 में पूछा जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बिहार टीटी 2012 में पूछा है, तो हम लोग 24 पे डिस्कस करेंगे कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो कि 24 का आपका आंसर है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो 25 का आपका आंसर होगा सी नंबर, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो ग्रस्त है सौ और वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए, इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर में, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसा नहीं है, पहली कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा, वो उसका जो है कॉन्फिडेंस फिर कम जाएगा, उसे लगेगा कि नहीं हम अपने से चल नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें मदद लेने के लिए कहा जाता है। तो ये उसकी मन को मतलब नापसंद हो सकता है। सी नंबर में, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं।
ठीक है। डी नंबर है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, ठीक है, अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसके कारण प्रतिभाशाली होते हैं? ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, मनोसामाजिक बी और सी आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा का जो आनुवांशिक और वातावरण का जो संयोजन होगा उसके कारण बच्चे प्रतिभाशाली होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, जो कि बच्चों के सीखने और सुनने के लिए। ठीक है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये हो सकता है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये नहीं होगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये भी नहीं होगा। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी नहीं। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है जो कि इसका आंसर होगा। तो 30 का ए हो गया। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 31, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। ठीक है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता जो है डिस्प्रेक्सिया कहलाता है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? जो कि देखिए सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, या एक स्थिर अवस्था है, या एक चर अवस्था है, या जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो ये 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यह एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है। सहकारी अधिगम मतलब हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग हो या फिर ग्रुप लर्निंग आप कह सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग तथा ग्रुप लर्निंग में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। क्या लक्षण है अधिगम की निर्योग्यता का? तो ये हो जाएगा अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा, कि कोई भी स्टूडेंट जो है एकाग्रता नहीं कर सकता है, तो ये अधिगम की निर्योग्यता है। ठीक है। यह एकाग्रता हो गया, आप कॉन्सेंट्रेट कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता है अपने पढ़ने के प्रति, तो ये हो जाएगा निर्योग्यता का लक्षण क्या है? अवधान संबंधी बाधा या विकार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की ओर निर्देशित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ये आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है। जो कि अभिसारी चिंतन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग जो है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता इसका आंसर होगा, जो कि राजस्थान टीटी 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है। क्रिएटिविटी जो है अभिसारी चिंतन है, और लॉजिक भी है अभिसारी चिंतन, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आगमन विधि निगमन विधि के वीडियो को अपलोड किया है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से जो है क्वेश्चन जो है अभी ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे आप समझिए पहले थ्योरी को, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है शारीरिक निर्योग्यता। ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए उनमें से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो ये 37 का आंसर हो जाएगा अति कल्पना। ठीक है। जो कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए सबसे रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगा अति कल्पना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ये हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी बच्चे को
मतलब क्लास के अंदर आप बोर्ड पे कोई भी टॉपिक लिख देते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि आप अपना अपना विचार पेश करें। तो बच्चे के माइंड में जो है, ब्रेन में जो है स्टॉर्मिंग मतलब हो गया आंधी, ठीक है। ब्रेन में एक आंधी आएगी, उसे जो भी समझ में आएगा वो खुद से बच्चा अपने माइंड से वो बोर्ड पर बताएगा। तो ये हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि सृजनशील के पोषण के लिए, बच्चों के क्रिएटिविटी के लिए ये जो है टीचिंग मेथड जो है बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। यहाँ गांव में क्या होता है कि अगर कोई खिलौना आप बच्चों को देंगे, अगर वो तोड़ दिया तो बच्चों को ही मार मार के तोड़ दिया जाता है कि खिलौना को क्यों तोड़ा। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे अगर खिलौना को तोड़ रहे हैं, उसे खोल रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो किसी भी चीज़ में जिज्ञासु है और उसे आप प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नहीं, ना कि ऐसा नहीं करना है कि बच्चों की जगह पे, खिलौना की जगह पे आप बच्चों को भी तोड़ डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, ठीक है। किस चीज़ की आवश्यकता है सृजनात्मक उत्तरों के लिए? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन इंडेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। वो जो अभी हम लोग पिछला वीडियो डाले उसमें डिस्कस किया है कि आपका अपसारी चिंतन में आ जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन इंडेड क्वेश्चन, यानी कि आप उसका आंसर जो है कोई भी हो सकता है, ना कि आपका फिर बंद अंत वाले प्रश्न होगा। ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो कि आपका उसमें आ जाएगा अभिसारी चिंतन में, ठीक है। तो ये आप सृजनात्मकता जो है उत्तर, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में आ जाएगा। तो ये 40 का आपका आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य के प्रति प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तनाव को नियंत्रित करना चाहिए, सिखाना, ये तो होना चाहिए। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समक्षों से अलग करना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उसके समक्ष से, उसके साथी से आप अलग कर देंगे। तो यहाँ तो पहले से बताया जा रहा है कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग कराना है, ग्रुप लर्निंग कराना है, और उसे आप अलग कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका बी नंबर हो गया, 41 का बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर, वह है जो बहुत बुद्धिमान है, या फिर परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या फिर लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो ये 42 का आंसर हो जाएगा सी, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, इसीलिए उसे क्रिएटिव लर्नर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, या फिर सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, या गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सही है। क्या आप क्वेश्चन फिर से समझिए। बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, ठीक है। उसका जो अगर उचित विकास होना चाहिए तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य, शारीरिक विकास जो है एक प्रथम आवश्यकता है। तो क्या ये गलत? तो गलत तो नहीं होगा, ये सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगर आपका स्वास्थ्य ही कमजोर होगा तो आपका ना ही संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होगा, ना ही आपका संवेगात्मक डेवलपमेंट होगा, ना ही फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा अगर आपका शरीर खराब है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो आपका 43 का सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। इसमें से निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो 44 का आपका देखिए क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है विशेष विद्यालय, या मुक्त विद्यालय, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, या नियमित विद्यालय। तो ऐसा नहीं कि नियमित विद्यालय आंसर होगा, कि नियमित विद्यालय में बच्चों को आपको पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि उसके लिए विशेष विद्यालय में भेज देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? यहाँ ध्यान में रखना है कि क्या नहीं है। तो ये मौलिकता, या फिर अनुशासन, या फिर धारा प्रवाहिता, या लचीलापन।
तो क्रिएटिविटी के लिए आपको अनुशासन का कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को आप अनुशासन में रखेंगे, कि बच्चों को डांटेंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को आप बच्चों के अनुसार आपको बच्चों को सही दिशा में ले जाना है, तो ये अनुशासन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा जैविक मंदता कहलाएगा। ठीक है, जन्म से समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से, नहीं आपका पारिवारिक मंदता होगा या चिकित्सा मंदता या आकस्मिक मंदता, ये जैविक मंदता होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो 47 में हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, विशिष्ट अधिगम मतलब पढ़ने में विकलांगता हो जाएगा डिसलेक्सिया, जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं, जो कि विशिष्ट अधिगम मतलब लर्निंग विकलांगता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 48, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट है ब्रेल लिपि, या फिर सांकेतिक भाषा कोडिंग लैंग्वेज, या यंत्र इंस्ट्रूमेंट, या ये सभी। तो ये हो जाएगा आपका 48 का बी नंबर, सांकेतिक भाषा, जो कि श्रवण बाधित मतलब सुनने से संबंधित है, तो उसे सांकेतिक भाषा संकेत में आप पढ़ा सकते हैं। ब्रेल लिपि जो है, अगर वो उसका आँख में कोई प्रॉब्लम है तो उसे ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। ये सुनने में बाधित है तो उसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग से पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, तो ये विचार में सृजनात्मकता ये तो है, दूसरों के साथ लड़ना ये नहीं है, पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस भी किए। क्वेश्चन नंबर 50 है, समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो ये समुदाय के समर्थन पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता जो है निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 51, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका 51 का हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन, जैसे क्रिएटिविटी है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, जो कि सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह आपका कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही? तो ये समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको अन्य शिक्षार्थियों के साथ वह सामूहिक गतिविधि में शामिल कर रही है, तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि है 53, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करती है। तो वो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ और शारीरिक गतिविधि का भी प्रयोग करती है, वो इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 का आंसर हो गया डी नंबर, जो कि सेंट्रल टीईटी 2012 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 44, जो कि ये भी क्वेश्चन सीटीईटी 2012 में ही पूछा गया है। तो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे मतलब सुनने का जो शक्ति है उसका खत्म है, तो बच्चे कक्षा में किन मुख्य नवराश या कुंठा का सामना करते हैं? तो इसका आंसर आप हो जाएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ठीक है, तो ये बातचीत करने में या फिर सूचनाओं को बांटने में अक्षमता हो जाता है, क्योंकि वह कुछ सुन ही नहीं सकता है तो वो बात क्या करेगा, तो उसे वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो कि सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया, अभी तक 50-55 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, और उसमें लगभग 3 बार ये क्वेश्चन डिसलेक्सिया वाला आ चुका है, तो अच्छे से याद रखेंगे। डिसलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने से संबंधित विकार है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। तो ऐसा नहीं है कि बार बार परीक्षा से ही उनका विकसित हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग में पढ़ाएंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे
उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो गया सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में है आपका शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, वो कौन सी है? तो आपका विशेष लोगों को दी जाती है, या विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, या बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, जो कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा जो है, विकलांग अगर कोई ज़्यादा विकलांग है तो उसे अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन के हिसाब से 57 को आप अच्छे से भी अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, या फिर उदासी, या फिर ठोकर लगने का भय, या दूरी मापने में असमर्थता। तो ये 58 का आंसर हो जाएगा दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, जो कि संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है। ठीक है, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या 58 का आपका आंसर हो गया ए नंबर। तो ये आपका हो गया 58 का दिशा निर्देश के अनुसरण में नहीं, ये उदासी से कोई संबंधित नहीं है, जो कि निम्नलिखित में कौन संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? तो ये उदासी से दृष्टिबाधिता का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 में हो जाएगा आपका वाक बधित बच्चों, मतलब बोलने में बधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि का उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होंगे? तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे तीव्र और आसानी से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप पिछड़े बालक में गिनती कर सकते हैं, जिसकी अधिगमकर्ता जो है मंद है और उसका सामान्य योग्यता से कम रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, दृष्टि दोष से संयुक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, कौन सी आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए? मौखिक व्याख्यान द्वारा, तो दृष्टि दोष है, देख नहीं सकता है। ठीक है, उसे त्रिआयामी आकृति को स्पर्श द्वारा। ठीक है, तो ये त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श करा करके उसे आकृतियों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनसे ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ठीक है, तो जन्मजात कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा मंद बुद्धि जो है जन्मजात होती है। ठीक है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, ये आपका जन्म के बाद हो सकता है, लेकिन ये मंद बुद्धि जो है जन्मजात ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो सुनने की क्षमता की जांच के लिए आप डेसिबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कि सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मूक बधिर। ठीक है, उसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि सुन नहीं सकता है, न बोल नहीं सकता, उसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये 66 का हो गया बी नंबर, जो कि बिहार टीटी में पूछा जा चुका है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होंगे? प्रतिभाशाली बच्चे, तो ये 67 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभाव अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्लिरेशन का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में
प्रोन्नत करना, ठीक है, उसे प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो ये 68 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 69 में क्या है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 69 फर्स्ट ऑप्शन है, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना या दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो ये बी नंबर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट के आधार पर उसे एक नाटक लिखना है, वो प्रतिभाशाली बच्चों की एक गतिविधि होगी। क्वेश्चन नंबर 70, शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो ये हो जाएगा शल्य चिकित्सक, ठीक है, शारीरिक से है संबंधित जो शल्य चिकित्सक है। कवि जो है वो शरीर से संबंधित नहीं, वाचक भी नहीं है, न ही राजनीतिक नेता। तो ये शल्य चिकित्सक सर्जन जो होगा वो शारीरिक गतिक बुद्धि से संबंधित होगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अभी आपको बताया कि अपसारी चिंतन आप याद रखेंगे। अपसारी चिंतन हो गया कि आप डाइवर्स थिंकिंग वाले जो व्यक्ति होंगे वो अपसारी चिंतन, और ये जो हो जाएगा अभिसारी चिंतन वो बहुत उसका हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि क्लोज माइंडेड, और अपसारी चिंतन हो जाएगा ओपन माइंडेड। जब ये हो जाएगा 72 निम्न से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट है मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता। ये मितव्ययता नहीं होगा क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 72 का सी नंबर मितव्ययता। क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो 73 में आपका हो जाएगा भूलने का कौन सा सिद्धांत है। तो ये या फिर प्रतिकूल अवरोध जो है ये भूलने का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसको छोड़ करके मानसिक विकार के लक्षण को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला है भग्नाशा निराशा, दूसरा है तनाव या फिर संबंध या चिंता। तो ये संबंध जो है मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दर्शाता है, और ये निराशा हो गया या फिर तनाव हो गया या चिंता हो गया, ये सब जो है मानसिक विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, मानसिक स्वास्थ्य के नियम की खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा है। यह केंद्र बिंदु है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन जो है कौन से मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ये ड्रेवर से संबंधित है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 76, कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना ये भी है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करना, तो ये भी है। तो बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। क्या निहित है भाषा के लिए, तो ये एक भाषा निहित है। ठीक है, 77 का आंसर हो गया ए, भाषा के लिए एक भाषा निहित है। क्वेश्चन नंबर 78, एक भाषा का मतलब ये है कि आप जिसमें चाहे वो भाषा में आप एजुकेशन या फिर शिक्षा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है नहीं है। तो अच्छी परीक्षाओं का आयोजन कराना, तो ऐसा नहीं है। रटने को महत्व प्रदान न करना, ये सही है। महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ये भी सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये भी सही है। ये गलत है कि अच्छी या वह परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 79, जो कि ये भी एनसीएफ से है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। गणित शिक्षण का, तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकास करना, ये गणित शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 जो है कि फुल फॉर्म पूछा गया है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है। तो ये बिहार टीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो आप भी जानते होंगे। 80 का जो ऑप्शन है सी नंबर, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 में से किसके कल्याण से संबंधित है। 41 और 46, तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के
से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है, किस चीज़ की ओर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये उसका करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, जो कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है समावेशी शिक्षा, जो कि पिछला वीडियो जो है समावेशी शिक्षा पे हम डाल चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो वो समावेशी शिक्षा जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से ही आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 83 का है समावेशी शिक्षा हाशिए पर महत्वहीन स्थिति में स्थिति वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंध या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो ये हो गया समावेशी शिक्षा, मतलब सबको मिला जुला करके आपको शिक्षा देना है, न कि कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए अलग विशेष स्कूल में शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है 2012 सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 84, यह भी समावेशी शिक्षा से है। एक समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार उसे सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किया ना कि किसका मानसिक क्षमता क्या है, उसकी परवाह किए बिना जो कि अधिगम है उसके परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है समावेशी विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते या फिर ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है प्रतिभाशाली बच्चों को जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? तो ये हो जाएगा विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो ये भी 2011 में पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो ये 87 का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 89, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंदर परीक्षा सुधार के निम्न में से किसे सुधार को सुझाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा खुली पुस्तक परीक्षा, या फिर सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, या सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, जो है NCF 2005 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 90 में है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो कि समावेशी शिक्षा क्या है? तो जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। 91, सृजनात्मक बालकों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा खोजपूर्ण प्रवृत्ति पाया जाता है, अच्छी अंतर्दृष्टि, या फिर क्रियाशीलता, या सीमित रुचियाँ। तो ये सीमित रुचियाँ नहीं है, उसकी रुचियाँ ज़्यादा होती है, सृजनशील बालक गुण नहीं पाया जाता है। तो सीमित रुचियाँ नहीं पाई जाती हैं क्योंकि रुचि उसमें पाया जाता है। तो 91 का आंसर हो गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? क्या है अनिवार्य शब्द का अर्थ? तो उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बताया, अनिवार्य कर दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार जो है उसके मूल अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष
ठीक है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है या प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार समझाती है या लिंग के अनुसार अधिक समझाती है या आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, मतलब या फिर मेल हो या फीमेल हो, सबका अधिकार बराबर है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करती है, मतलब किसको छोड़कर, कौन इनमें से नहीं है वो देखना है आपको। तो क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, तो हाँ ये तो है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, ये भी सही है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, तो ये नहीं है, सामान्य से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया सी नंबर, जो कि ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, तो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जा सकती है, तो वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, वो प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है, तो ये हो जाएगा भाषा अवबोधन, भाषाघात हो जाएगा एफेजिया। ठीक है, तो 96 का आंसर हो गया ए नंबर। 97 में है क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो ये हो जाएगा, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, तभी वो सफल हो सकता है कि क्या। ठीक है, उनकी सफलता में आपको विश्वास करना होगा, उसकी क्षमता में आपको विश्वास करना होगा और उसे व्यक्त करना होगा, तभी वो सफल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो न्यून अवधान, सक्रिय विकार, आत्मविमोह, पर मस्तिष्कघात या पर अभिघातज तनाव। तो ये विकासात्मक विकार का उदाहरण डी नंबर जो है नहीं है। तो 98 का हो गया डी नंबर, पर अभिघातज तनाव। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। 100 नंबर में है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा अंतर्दृष्टि जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, फिक्सेशन करेगा, मेंटल स्ट्रेस करेगा या फिर मोर्चाबंदी करेगा, अंतर्दृष्टि जो होगा वो बाधित नहीं कर सकता है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब 30 क्वेश्चन और है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर थक गए होंगे तो वीडियो को रोक लीजिए, 5 मिनट आराम कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपका जो है क्वेश्चन जो है 5 से 6 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में आपका बढ़ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आगे हम लोग 130 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 101 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 को पढ़ते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किए, डिसलेक्सिया से संबंधित है, जो कि पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा कौन के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ठीक है, किसके लिए हो सकता है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, तो ये समावेशी शिक्षा से ही संबंधित होगा, जो कि 2014 सीटेट में पूछा जा चुका है। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा संबंधित है, प्रतिभा या गुण या अपसारी चिंतन या तोरण, तो ये प्रतिभा से संबंधित है, जिसमें प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। ठीक है, तो 103 का आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका स्मरण या फिर समझ या सृजन या फिर विश्लेषण। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों को सृजन क्रिएटिव करने के लिए, क्रिएटिव से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 105,
ठीक है। 105 नंबर में है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, तो ये आपका हो जाए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों में उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता होती है। क्वेश्चन नंबर 106 जो कि आपका 2015 में सीटेट पूछा जा चुका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो 106 का सी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। पिछले ही वीडियो में नहीं, क्वेश्चन में हम लोग ने डिस्कस किया है। तो ये अब सारी चिंतन से संबंधित है, आप आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 108 है, वंचित समूहों से विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो ये समावेशी शिक्षा है। हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है, तो अच्छे से समझ लेंगे। और ये समावेशी शिक्षा का वीडियो हमने पिछले वीडियो में डाला है, जो कि पूरा थ्योरी से संबंधित है, समावेशी शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण हो सकता है। तो ये डिस्ग्राफिया। ठीक है, लिखने से संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 नंबर में शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय में क्या होगा, तो लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, या फिर वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध बढ़ाता है, या फिर विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो ये आपका डी नंबर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने की सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये हो जाएगा एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। ठीक है, तो 111 का आंसर हो गया डी नंबर। 112, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके पास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो ये पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय ही है, जो कि अशांतकारी व्यवहार वाले बच्चे जो होंगे उसके बच्चे को उसके आसपास के लोग सामाजिक संस्थान के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी कौन सी जो है परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कौन, तो रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, जिस तरह से बच्चे सीखते जाते हैं उस तरह से शिक्षक को भी उसके अनुकूल उसको आगे बढ़ाने में मदद किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है, तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई जो है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। ठीक है, तो 115 का हो जाएगा बी, अधिगम अशक्तता मतलब कि सीखने में जो है या पढ़ने में जो है कठिनाई, तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने में तथा शब्दों पर पलट कर जाने में उसे कठिनाई होती है, इस तरह के बालकों को। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो ये विद्यालय व्यवस्था तथा समय के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। ठीक है, तो 116 का आंसर हो गया सी। ये अब 116 हो गया 117। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर है 130, जिसे हम लोग आज अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। 116 हो चुका है, अब 14 क्वेश्चन और बाकी है। घबराए नहीं, जल्द ही ख़त्म होने वाला है ये वीडियो। अंत तक जरूर देखेंगे, पेशेंस है, अंत तक जरूर देखिए। 5 से 6 नंबर अगर आपको लाना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा देखने के बाद
आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद अफसोस न करना पड़े कि मेरा 2 नंबर 3 नंबर कम हो गया। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 को डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, क्या इसका मूल ये है? तो समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो 117 का ए नंबर हो गया आंसर। 118 में क्या है? तो 118 में पाठ्यचर्या ऐसी हो, ठीक है, लंबा क्वेश्चन लग रहा है। तो 118 का पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो अब देखिए 2005 का पृष्ठ 13 भी दिया हुआ है, तो अब उसको जा करके पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं, आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 118 का देखिए पढ़ते हैं। बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित कराना, तो ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, तो ऐसा भी नहीं कि पाठ्य पुस्तक ही आप पढ़ाते रह जाए। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 119 है, अधिगम अशक्तता वाले, ठीक है, अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होंगे, जो बच्चे दृश्य शब्द को आसानी से पहचानते और समझते हैं, बच्चों को मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो ये हो जाएगा, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? भूमिका क्या है? तो बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये नहीं होगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, ये हो सकता है। पहले पढ़ लेते हैं। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो अब कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण है बी नंबर। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ठीक है, अवसर देना चाहिए बच्चों को खुद से करने का। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो कौन सा? तो मानसिक द्वंद्व या पुनरावृत्ति का अभाव या सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। ये शिक्षक की योग्यता जो है भूलने का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का, तो यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, तो ये तो एकदम गलत है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये आपका आंसर हो गया 122 का बी नंबर। 123 नंबर में है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो आपका आंसर ही ये हो गया 123 का है, चर्चा में शामिल करना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ठीक है, तो ये अपमानजनक व्यवहार, या फिर बी को डी पढ़ना, आवाज को 100 पढ़ना, 21 को 12 लिखना, तो ये जो हो जाएगा अधिगम निर्योग्यता की पहचान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा देख सकता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो ये भी गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है, नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए, लेकिन उसे जो जरूरी है उसे वहाँ ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 126, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। नहीं होगा। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सकते हैं। तो 126 का बी हो गया आंसर। 127, एक शिक्षक समाज
के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, उपेक्षा नहीं होगा, अपेक्षा रहता तो सोचा जा सकता, उपेक्षा मतलब एक निगेटिव वर्ड है तो उपेक्षा वाला बात नहीं होगा। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर अलग भी नहीं बैठाया जाएगा। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ प्रति सहानुभूति वाला भी काम वहाँ नहीं करना है। तो बचा कौन अब, तो ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 128, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, तो ये बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। तो ये डी नंबर हो जाएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो है कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। 129, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए कहकर उसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आज अंत तक आप लोग देखे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं दुआ करता हूं कि आपका एग्ज़ाम जो है, जो कि सीटेट जो देने वाले हैं 31 जनवरी को, वो सभी पास करके ज़रूर आए। क्वेश्चन नंबर 130 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए यूज़फुल हो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि आगे आने वाले वीडियो जो है हम लोग अच्छे से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव डालेंगे, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।